आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने पढ़ा, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे अजीबोगरीब टाइप की दिक्कत हुई। दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए कहा है। कल याद है हम लोग पढ़ रहे थे स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए कहे गए हैं। और जब उन एक्सरसाइजेस के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे वो करने का मन नहीं करता और लगता भी नहीं है कि बहुत फायदेमंद है। करके देखा भी है। फिर मैं सोचने लगा कि क्या पॉसिबल है ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं करने के लिए। फिर ये सब वहाँ पहुँच चल रही थी, तब तक से मैंने एक ऐसे बंदे के बारे में, ऐसे बंदे की लाइफ की स्टोरी देखना शुरू किया। देख रहा था मैं, एक्सीडेंटली मेरे हाथ में आ गया, जिसने ये सब किया है और बड़े एक्सट्रीम तरीके से किया है। कल हम लोग ने देखा बेन-हर एक मूवी है। इसमें जीसस क्राइस्ट की स्टोरी साइड में चलती है। मेन स्टोरी बेन-हर एक कैरेक्टर है उसकी है। बेन-हर का एक दोस्त है, उसका नाम है जूडास वो बंदा है जिसने जीसस क्राइस्ट का वो दोस्त था, डिसाइपल टाइप का था वो। और फिर मैं सोचने लगा, मैं तो वो सब कर ही नहीं सकता जो जीसस क्राइस्ट ने किया है। फिर पीछे घूम के देखा तो बुद्धा ने भी किया है वो सब चीज़ें जो उसमें करने के लिए कहा है, और क्या हम लोग कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन मेरे मन में उठा, हु इज़ बेटर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका तो आंसर शायद आसान है, आप बता भी दें। धीरू भाई अंबानी या कोई और एक बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन ले लीजिए, लखीमपुर के बिजनेसमैन को पकड़ लीजिए, मूसाराम जी, कौन ज़्यादा बड़ा है। अच्छा नहीं पूछ रहे, बड़ा। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है तो सेल्फ आंसर है, अंबानी। अच्छा, धीरू भाई अंबानी ज़्यादा बड़े हैं या गौतम बुद्ध? किसको बड़ा माने? गौतम बुद्ध बहुत साल पहले के हैं। सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अंदर अंदर एक चीज तो हमारे लिए पॉसिबल लगती है। बुद्ध तो ठीक है यार, वो तो बुढ़ापे के बाद, लेकिन मनी समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू बिकम सक्सेसफुल रिच। फिर मैंने इसको भी हटा दिया दिमाग में से, एक नया कंपैरिजन लेकर आया मैं। हु इज बेटर अमंगस्ट दीज थ्री पीपल, बुद्धा, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि एंड जी कृष्णमूर्ति? इन तीनों में कौन बेटर है? कितना अजीब है ना ये, बकवास कंपैरिजन से ये सब। कोई जरूरत नहीं ये सब करने का, लेकिन दिमाग करता है क्योंकि उसको रास्ते खोजने हैं। जब उसको मालूम पड़ जाता है क्या करना चाहिए, तब वो रास्ते खोजना शुरू कर देता है थॉट्स में कि कौन सा वाला है जिसके जरिए मैं सरवाइव कर सकता हूँ। और क्यों रास्ते खोजता है? क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता। एक क्वेश्चन आया है आज, भैया ने पूछा है कल आपको जो आपके साथ वायलेंस हुई थी, मारवाट पड़ी थी, तो हमने बड़े आसानी से उसको समझा दिया कि आपके पास्ट में कुछ आपने बुरा किया होगा, उसकी वजह से है। और मैंने ये भी बता दिया था कि वो हम सब बंद हैं, बाउंड हैं, लॉ, नियम, कानून, ये सब। भैया ने मुझसे पूछ लिया एक ऐसा सवाल जो एकदम फंस गया। उन्होंने पूछा, सर ये बताइए, एक इन्फेंट बच्ची अगर उसको गैंग रेप किया गया हो तो उसकी क्या गलती, उसने क्या पास्ट में बुरे कर्म किए थे? चेकमेट, डॉक्टर साहब फंस गए। या तो बुद्ध की तरह जाओ, पीछे देख के आओ, एक पहले तो ऐसा बंदा खोजो जिसने पास्ट में कुछ बुरा किया हो। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, जब किसी के साथ बुरा होता है तो हम खोजते हैं पास्ट लाइफ। क्यों खोजते हैं? क्यों हम खोजते हैं? इसका कारण क्या है? पास्ट में कौन सा बुरा काम किया था, इसके बारे में हम सोचते। लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके बारे में नहीं पूछते हम। शायद पूछते हो, बट आमतौर पे तो मन भी नहीं करता। अगर मैं लकी हो गया, कभी बहुत पैसे मिल गए हमको या बहुत अच्छे नंबर मिल गए। फिर एक और सवाल, बड़ा अजीब टाइप का नया सवाल आया मेरे मन में। गौतम बुद्ध या कृष्णमूर्ति ने लास्ट जन्म में क्या किया था? तो गौतम बुद्ध ने या कृष्णमूर्ति ने, ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है, बिकॉज मैं आपको बताता हूं उन्होंने पिछले जन्मों में क्या किया होगा जिसकी वजह से वो एनलाइटन हुए। यही किया होगा जो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे होंगे। मैं कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है,
किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, तो उसका क्या, उसने क्या गलत किया था? डू यू नो व्हाट दिस क्वेश्चन इज? दिस क्वेश्चन इज अगेन माइंड, हमारा जो मन है या हमारी बॉडी है वो समझ नहीं पा रही है चीज को, इसलिए वो एक रास्ता खोज रही है, एक कारण खोज रही है। और अभी भी मैं इनसे पूछ रहा था, इनके सर में चोट लग गई बाहर जाते समय, खून निकलने लगा। मैंने आपसे पूछा क्या वो अवॉइडेबल था, क्या ये एक्सीडेंट अवॉइडेबल था? अगर ये आपको समझ में आ जाए आज ये चीज, बहुत शांत महसूस करेंगे। जो भी चीज हो चुकी है वो अवॉइडेबल नहीं थी। कौन कौन सी चीज अवॉइडेबल है, कौन सी सफरिंग अवॉइडेबल है? जो भविष्य में होने वाली है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि वो अवॉइडेबल नहीं थी? क्योंकि वो हो चुकी है। अगर नहीं हुई होती तो ऑप्शन था उसको बचाने का, उस बच्ची को बचाने का ऑप्शन था। आपका सर की चोट को बचा सकते थे अगर नहीं हुआ होता तो। जैसे अभी मैं एनलाइटन नहीं हुआ हूं, हो सकता है हो जाऊं, ऑप्शन है, भविष्य है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का कॉज पूछते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं अपने अंदर कि हम उसकी जिम्मेदारी भी किसी और को दे देते हैं। पता है क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जो चोट लगी है उसका कारण क्यों हमने आपको बताया कि किसी और कोई और कारण था? इसलिए नहीं ताकि आपकी जिम्मेदारी हट जाए, इसलिए ताकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए, पास्ट को नहीं, फ्यूचर के लिए। आप अगर मन में अपनी उन लोगों को कोसते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मन ही मन में या बाहर, तो आप कर क्या रहे हैं? आप फिर अपने भविष्य को उलझा रहे हैं। पास्ट में कुछ हुआ जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी एक नियम के तहत बन गई, और अब इस समय मैं क्या करूं कि मैं उस बंधन से मुक्त हो जाऊं। हर सेकंड में हम लोग बंधनों से मुक्त हैं, बस बंधन में फंसे हुए हैं। एवरी सेकंड आप बैठे हैं, आजकल होमवर्क करना पड़ रहा है, पास्ट में कुछ आपने किया होगा इसकी वजह से होमवर्क करना पड़ रहा है, लेकिन अब भविष्य में क्या करें कि हमको बंधनों से आजादी हो। क्वेश्चन लाइक दीज आर ऑफ नो यूज व्हेन यू आस्क अबाउट समबडीज पास्ट। हाँ, पास्ट लाइफ का क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है जब वो हमारे बारे में होता है और हम खुद से पूछते हैं और खुद से जानते हैं। गौतम बुद्ध का जब एनलाइटमेंट हुआ तो शुरुआत की फेज में उनको अपने सारे पास्ट लाइफ सीखना शुरू हो गए, एक एक करके। जातक कथाएं के नाम से किताब बनी है, ढेर सारी किताबें हैं उसमें, किसी जन्म में कुछ थे, किसी जन्म में कुछ थे, तो उन्होंने सब अपने बारे में जाना। हमको भी अपने बारे में जानना है। किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसने क्या बुरा कर्म किया, उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है, इसको जान के क्या मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, क्या मैं आजाद हो पाऊंगा, क्या मैं फ्री हो पाऊंगा। फ्री का मतलब क्या होता है, मेरे आज के एक्शंस कैसे होंगे। भैया ने इसको और क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, सर आपने वीडियो में कहा वी आर बाउंड टू पास्ट एक्शंस, हमने जो पास्ट में एक्शन किए उससे हम बंधे हुए हैं एज कॉज एंड एक्शन, और हम कभी फ्री नहीं होते। और आप ही कह रहे हैं कि हम हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें जो फ्री है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। थैंक यू सर फॉर द रिप्लाई एंड मेकिंग वीडियोज, आई गेट सो मेनी हेल्प। Sir, one question. In this video, you are saying that we are bound to past actions as cause and actions. Then we can never be free. जब हम पास्ट से बंधे हुए हैं, हर चीज, जैसे आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं यहाँ पे, तो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मैं भविष्य में इसकी वजह से कुछ और होगा। मान लीजिए मैं आपको गाली देता हूँ तो आप भी मुझे गाली देंगे, मैं आपकी तारीफ करता हूँ तो आप भी मुझे तारीफ करेंगे। हो सकता है अभी करते, हो सकता है बाद में करें। आपके लिए अच्छा करूंगा तो आप मेरा अच्छा करेंगे। तो उसमें आजादी कहां से मिलेगी, यही पूछ रहे हैं। एंड यू आर इटसेल्फ सेइंग इन अ वीडियो साइकोलॉजिकली वी आर नॉट बाउंड लाइक मैंगो सीड। आप ये भी कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली हम बाउंड नहीं है जैसे मैंगो सीड होता है। देयर आर ह्यूज टाइम गैप्स बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, एंड इन दैट गैप वी डोंट नो विच वॉज द कॉज बिकॉज ईच सेकेंड इज डिफरेंट फ्रॉम कॉज, सो वी कैन नेवर बी फ्री। अब हमको ये पता, वही तो मैं कह रहा हूं, हम कॉज के बारे में बैठकर यहां पर डिस्कशन नहीं कर सकते कि हम कौन कौन से गलतियां कर रखी हैं, उस एक एक गलती को तार तार करके सुलझाएं। हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, ट्रूथ के साथ अपना रिश्ता और गहरा करते जाएं।
रिश्ता भी नहीं क्या गलत कहना चाहिए, ट्रूथ के लिए अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ाते जाएं, अपना समय, अपने इमोशंस और तर करते जाएं। तर समझते हैं? तर तराई इलाका है लखीमपुर आपका। और गीला करते जाएं। हम रूखे सूखे हैं। जब मैं आपसे पूछता हूं धीरू भाई अंबानी ज्यादा महान है कि बुद्ध, तो आप बोलते हैं सर इस जन्म के लिए धीरू भाई अंबानी, अगले जन्म के लिए बुद्ध। इसका मतलब यह है हमारे मन में जो इमोशंस हैं वो नॉर्मल है। नॉर्मल इंसान जैसे हर चीज सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, ऐसे हम भी चाहते हैं सुख समृद्धि। अभी भी मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सुपरफिशियल हैं। अभी भी मैंने रुपए पैसे को एंजॉय नहीं किया। इसीलिए मैं ये नहीं जानता कि रुपए पैसे से जुड़ी हुई कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं। हम कहते हैं सब दिक्कतें हैं तो हैं, जब मिलेंगी उसको एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद ना दिक्कतें आएंगी। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं कहूं सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो कोई कहे हाँ सर पहले 10-15 साल पी तो लूं, एंजॉय तो कर लूं, उसके बाद कैंसर झेलेंगे तो झेलेंगे, हो सकता है ना भी हो। आजकल एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत नियर एंड डियर वन से, तो बोल रहे थे कि बैंक में जो पैसा रखा रहता है अगर वो कमा करके कोई आदमी खर्च न करे और ऐसे ही मर जाए तो क्या फायदा उसके कमाने का, है ना। अब तो मुंडी भी हिला रहे हैं। हाँ, उनका ये नहीं था, उनका कहते जब तक उस पैसे को एंजॉय न किया जाए तो क्या फायदा। मेरा लॉजिक ये था, जब बैंक में मैंने पैसे कमा के रख दिए और मैं अपनी मर्जी का खाना खा रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है रोटी सब्जी दाल चावल, मुझे चिकन बिरयानी नहीं अच्छी लगती, मैं खाता ही नहीं, मैं दारू नहीं पीता। 1-1 लाख रुपए के पैकेट आते हैं, बताया कि पैक 1-1 लाख रुपए के आते हैं, मुझे पसंद नहीं है। गाड़ियां आती हैं बड़ी बड़ी, मुझे नहीं पसंद है। जो मुझे पसंद है मैं वो चीजें खरीद कर खा रहा हूं, तो फिर मैं एंजॉय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और साथ ही साथ मेरा पैसा भी रखा हुआ है बैंक में, जो भी रखा है, तो क्या मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं। मेरे घर में इस समय इसी समय मेरे अलमारी में कम से कम 20 शर्ट रखे हुए हैं, उसमें से मैं एक ही पहनता हूं, तो क्या मैं सारे के सारे 20 शर्ट को एंजॉय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वो सब पोटेंशियल एनर्जी की तरह रखा हुआ है। बाबा जी नहीं आए थे कुछ दिन पहले कपड़े धोने वाले, तो हमने 6 दिन 7 दिन तक जो रखे हुए कपड़े थे उनको पहन लिए, सब इकट्ठे हो गए, बाद में धुल गया। ये कहना कि बैंक में पैसा रखा हुआ है उसको एंजॉय नहीं किया गया, आपका यही कहने का मतलब है कि पैसा इकट्ठा था, उसके ऊपर मैंने माचिस से जलाया नहीं, उसको खर्च करना है। यार आपने खर्च नहीं किया तो एंजॉय नहीं किया। सर ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज को एंजॉयमेंट बोलते हैं। इसी को कल वो कह रहा था कि सेल्फ इज इक्विवोकस, हर आदमी यही कहता है। सर वो तो डिपेंड करता है। जो भी आज हम पढ़ेंगे इसको प्लीज इंप्लीमेंट तो करने की कोशिश करिएगा मत, इसको एनालाइज भी मत करिएगा, जज भी मत करिएगा। जज समझते हैं ना, स्ट्रेट अवे ये कह देना सर ये गलत है, या ये कहना कि हाँ सर सही लगता है। जस्ट ट्राई टू डू मोर एंड मोर रिसर्च अबाउट इट, कि ये जो भी बंदों ने किया इस तरह का चीज क्यों किया, इसके पीछे कुछ लॉजिक था। हम लोग बहुत सी चीजें अवॉइड करते हैं अपने घर में, और वो हमारी रोजमर्रा की लाइफ का एक्सपीरियंस से हम अवॉइड करते हैं। कोशिश करिएगा मेरे साथ रहने की। कल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, कंफ्यूजन था रीइंकार्नेशन के बारे में। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो काम करती हैं। कहते हैं पहला डॉक्ट्राइन इंडियन आर्यंस का रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, ये था अगर मैन का एसेंस डेथ से टच नहीं होता, अगर मैन का एसेंस कभी मरता नहीं है, हमारे अंदर में एक एसेंस है जो कभी मरता नहीं है, देन फॉर द person who does not already in his present existence finds his way back into the holy, the Brahman, तो इस जन्म में आशीष शुक्ला है और उनका एक एसेंस है जो कभी मरता नहीं है। तो इस जन्म में अगर आशीष शुक्ला ने अपना घर का रास्ता, अपने होल, अपने ब्रह्म एनलाइटमेंट का रास्ता नहीं खोज पाए, देयर इज लेफ्ट नो अदर पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट रीबर्थ, तो अब उस बेचारे के लिए कुछ और चारा नहीं बचता, इसलिए उनको रीबर्थ लेना पड़ता है, टू अ न्यू एग्जिस्टेंस, एक नए दुनिया में फिर से नया जन्म लेना पड़ता है, विच इज मोर सुटेबल टू हिम, जो उनके एनलाइटमेंट के लिए और ज्यादा सुटेबल हो, एंड इन विच ही कैन कंटिन्यू टू स्ट्राइव टुवर्ड्स हिज होम,
ताकि वो फिर से अपने एनलाइटमेंट के लिए काम कर सके। हर बंदा इस धरती पर एनलाइटमेंट के लिए काम कर रहा है। कुछ लोगों को पता है और ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कौन करवा रहा है ये काम? उसका एक एसेंस मेरे अंदर में एक फिजिकल बॉडी है जिसको नहीं पता है। वो उस सोने की तरह है, जो हम लोग कल डिस्कस नहीं करे थे। रीइंकार्नेशन उस सोने की तरह है जिसको लेकर के एक सुनार कुछ बनाता है, बहुत सुंदर चीज बना लेता है। कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता, तो उसको फिर से पिघला देता है वो, फिर थोड़ा और उसी सोने को दोबारा लेता है, या तो हो सकता है थोड़ा सा नया सोना लेता है, तो कुछ पुराना मिक्स कर देता है। फिजिकल बॉडी और ये जो माइंड हमारी है ना, इसके साथ हमारी एसेंस भी है। वो एसेंस जुड़ करके कुछ कुछ करती रहती है कि फिजिकल बॉडी को एसेंस का ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए। वो नहीं हो पाता तो फिर से जन्म होता है। ये जिसको नहीं पता वो यही कहेगा, सर धीरू भाई मानी, सर हमारे कार्ड में तो धीरू भाई मानी, हमने वोट दिया है धीरू भाई मानी को। अमीर बनना है सबको। उस बेचारे को पता नहीं है कि ये बहुत, अभी मैं कल एक भाई साहब आए थे, हमारे दोस्त हमारे बता रहे थे कि दुबई में एक ऐसा होटल बना हुआ है, वो एंजॉय करने की बात पर कह रहे थे कि सर आप तो एकदम बुढ़े हैं, आपको तो एंजॉय करना नहीं है, आप तो बूढ़े हो जाएंगे तब जाके घूमने जाइएगा, आप जवान है जब तक बॉडी एंजॉय करे तब तक घूम। मैंने कहा फिर तो दुबई में एक ऐसा होटल है, होटल पाम बीच करके कुछ है, जिसमें इतने ज्यादा मॉल्स हैं कि आप वहां महीने 2 महीने 3 महीने तो घूमते रहो, बाहर आप फिर भी पूरे मॉल्स कवर नहीं कर पाओगे। उससे भी ज्यादा मिस्टिकल तो ये दुनिया है। आप हजारों करोड़ों जन्म कवर करते रहो तब भी आप पूरे मॉल्स कवर नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। कभी एक माँ बाप मिल जाएगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, करते रहो ट्राई। जिसको ये नहीं पता कि ये जेल है, और यहां पर अलग बीच बीच में पता है क्या होता है, 2-3 महीने तक आप दुखी होंगे, फिर एक दिन के लिए आपको बड़ा खुश कर देगा ये जेल। एक नई पिक्चर आ गई, आपने देख लिया, बड़े खुश हो गए। आपको लगता है यार जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अपना घर हो, अपना टीवी हो, ढेर सारा पैसा हो बैंक में, और एक आध 2-4 नौकर चाकर हो, और ये भी नहीं एहसास होता कि नौकर चाकर हमारी तरह आदमी होगा, और वो जिस दिन नहीं आएगा गुस्सा लगेगा। जिस दिन वो नौकर चाकर नहीं आता ना, उस दिन बड़ा गुस्सा आता है। पत्नी अपने पतियों को डांटती हैं, पति लोग अपने पत्नियों को चिढ़ते लगते हैं। खाना बस यही करें हम लोग, एंजॉय करें। और उस एंजॉयमेंट के बदले में जो बीमारियां और एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग आदत। पता है आदत क्या होती है? कभी आपने रस्सी बांधी है अपने पैर में, रस्सी बांध के चले? कुछ लोग, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसका मतलब मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। हाँ, आप भी नहीं पीते। अपनी 4 उंगलियां मुंह में डालिए ऐसे सीधे करके। अगर आप सिगरेट, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 3 उंगली डालेंगे, हम सिगरेट को एंजॉय करेंगे। ठीक ठीक। एक खास चीज है, देखिए पता है क्या होता है, जब आप केवल दुनिया को एंजॉय करने के पर्पज से जीते हैं, सेंसुअल प्लेजर्स को, तो किस दिन किस घड़ी आप भटक जाते हैं ये नहीं मालूम पड़ता। भटकना मतलब समझते हैं? हमारे सेंटर के नीचे एक वो है, वहां ठंडी, वहां चिल्ड बियर बिकती है, वो लोग पीते हैं, घर पे जाकर अपने परिवार को एंजॉय करते हैं। जानते हैं जो लोग ड्रंकर्ड होते हैं अपने परिवार को एंजॉय कैसे करते हैं? आपने कभी देखा नहीं? हम लोगों ने देखा है। हमारे घर के पीछे वहां जो ऑफिस था, उसके सामने एक ड्रंकर्ड अपने परिवार को एंजॉय कर रहा था, डंडा लेके पीट रहा था अपनी बीवी को। भाई वो उसका परिवार था, बिग डील, माई चिल्ड्रन, माई वाइफ, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट विद देम, इट्स माई लाइफ। तो क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो भाई? जिसको नहीं मालूम कि दुनिया जेल है, वो भैया उसका तो भगवान ही भला करे। ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, इसको मैं रिपीट करना चाहता था आज। जस्ट एज द गोल्ड स्मिथ टेक्स अपार्ट अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, जैसे सुनार थोड़ा सा सोना लेता है, उसको अलग करता है, पुराना आपने सोना दिया उसको अलग किया, एंड फैशंस अनदर अ न्यूअर एंड बेटर फॉर्म,
अब उस पुराने हीरे को लेकर, उस पुराने ज्वेलरी को लेकर एक नया बनाता है, नया फॉर्म. सो डज द सेल्फ थ्रोज अवे द बॉडी. इसी तरह से सेल्फ पुरानी बॉडी को फेंक देती है और मेक इट सेल्सलेस एंड मेक अनदर न्यूअर एंड बेटर फॉर्म. एक नया फॉर्म बनाती है, बेटर फॉर्म. लेकिन ये बेटर का मतलब क्या है? दैट वन विच इज सुटेबल फॉर नॉट टू एंजॉय बट फॉर फ्रीडम. ये एक्सीडेंट नहीं है कि आपके सर में चोट लगी. ठीक है भाई, आपने कभी किसी के सर में चोट लगाया होगा, आपके सर में चोट लग गई. ये खाली एक्सीडेंट नहीं है. इट इज अ सुटेबिलिटी फॉर यू टू गेट फ्री. इट इज अ प्रूफ दैट दिस यू हैव अ बॉडी विच इज सफरेबल. डू यू वॉन्ट इट? सर टेप अप लगाकर दर्द करके टीवी देखें, पिक्चर देखें. कहते हैं एज इट डज एंड एक्ट्स. जैसा ये शरीर करता है और करता है और एक्ट करता है, सो इट बिकम्स. वैसा ही ये बनता जाता है. बाय डूइंग गुड इट बिकम्स गुड. अच्छा करने से वो और अच्छा बनता है. एंड बाय डूइंग इवल इट बिकम्स इवल. अगर बुरा करेगा तो और बुरा होता है. अब इसमें ये क्वेश्चन मत पूछेगा सर कोई बुरा कर रहा है तो उसी का रिजल्ट, आज भी उसको बुरा झेल रहा है तो उसका बुरा झेलने का और रिस्पॉन्स बुरा कर रहा है. इट बिकम्स वर्चुअस थ्रू गुड एक्ट्स. अच्छा बनता है, वर्चुअस बनता है, ज्ञानी बनता है अच्छे एक्शन से. एंड विशियस थ्रू इवल एक्ट्स. ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा और. आज एक अजीब चीज हुई. आप लोग खेत गए ना हमारे? उस खेत में हम पिछले 2 महीने पहले गए थे. उसको नाप वाप लिया था. उसके बाद फिर उसका जो जिससे मैंने खरीदा था, उस बंदे ने मेरे उस खेत में, थोड़ा सा हमारे खेत में उसने गेहूं बो लिया. तो 3 बाउंड्री एक तरफ खिंच गई है, एक तरफ की बाउंड्री भी खिंचनी बाकी है. तो मैंने कहा चलो बाउंड्री खिंच जाएगी, उसके बाद इसको मैं बता दूंगा. मैंने उसका फोन किया था परसों. तो वो आया नहीं. लेखपाल को ले जाते हैं नापने के लिए. तो लेखपाल आया था. मैंने कहा तुम भी आ जाओ, जिस बाउंड्री बना लेते हैं. सर अभी तो हम बिजी हैं, आप मंडे को आएंगे. मैंने कहा मंडे को लेखपाल मिलता है. लेखपाल को मैंने कम से कम 50 बार फोन किया होगा पिछले 2 महीनों में, तब जाकर के उसका अपॉइंटमेंट मिला है यहाँ पर. वो मिलते नहीं बेचारे. लेखपाल आया, मैं आया. मैंने बाउंड्रीज जो पहले की थी उसी को दोबारा कंफर्म किया जो खरीदने के समय लिया था, और मैंने अपनी बाउंड्री पिलर्स लगवा दिए. वो बंदा आया, गुस्सा हो गया बहुत, खूब गुस्से में मुझे कहा, डांटा वाटा उसने. डॉक्टर साहब आपको मैंने मना किया था और ये किया था वो किया था. मैंने कहा तुमने फोन किस लिए किया है? बात करने के लिए कि डांटने के लिए? अगर डांटने के लिए फोन किया तो तुम डांट चुके हो, मैं सुन चुका हूं. तुम्हें जो करना है करो. तो हम जाके एफआईआर कर देंगे. मैंने कहा एफआईआर कर दोगे? कर दो, हम भी करेंगे उसका एफआईआर, जो भी रहेगा. फिर फोन रख दिया. फिर मैं भी सोचा था, कैलकुलेट करा था कि पुलिस वाले कौन कौन से हमारी जान पहचान के पुलिस वाले हैं. आपके पापा के बारे में भी याद आया, नंदिनी के पापा के बारे में याद आया, बहुत से लोगों के सोचा. तब तक से मैं फिर ठंडा हो गया. मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करेंगे. सोचते. तब तक दोबारा उसका फोन आया. बोलता है अरे सर हम ठंडे दिमाग से आपसे बात करना चाहते हैं. मैंने कहा बताओ. बोलता है आपने हमारे खेत में आपने वो बाउंड्री लगा दिया है, जहां पर मेरी लिमिट है उसमें आपने बाउंड्री लगा दिया है. मैंने कहा तुमने भी तो उसमें जो गेहूं लगाया था वो मेरे खेत में था कि नहीं? बोलता सर वो अंदाजे से लगा दिया था, अंदाजे से जोत दिया था मैंने. जोतना बोलते हैं कि. मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा लेखपाल जब आएगा तो हम तीनों बैठ जाएंगे. मेरा 1 एकड़ तुम मुझे बता देना कहां से कहां तक, मैं रख लूंगा, बाकी तुम्हारी जमीन. लेकिन मैंने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं. अगर उसको लगता है 50 थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जमीन उसको चाहिए तो मैं दे दूंगा. लेकिन ये गिव अप नहीं था. इट वॉज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. बिकॉज फॉर मी दिस वॉज ऑल वेरी मेस. नॉट जस्ट फाइट विथ हिम, द होल एक्सरसाइज वॉज अ मेस. कितने महीनों बाद तो ऐसी किसी बंदे से बातचीत हुई जिसमें गर्मा गर्मी हो गई है. अच्छी गंदा लगता है. बहुत टाइम हो गया मुझे इस तरह से गर्मा गर्मी के साथ किसी से डील किए हुए. बिकॉज जिस तरह से आपका बॉडी करता है वैसे आप बनते जाते हैं. आप लड़ाई करते जाते हैं, बनते जाते हैं, फिर लड़ाई करते जाते हैं, बनते जाते हैं. यू बिकम एन एक्सपर्ट फाइटर. बट एक्सपर्ट फाइटिंग कैन मेक यू ओनली एंजॉय दिस वर्ल्ड. मैं बड़े टॉन्ट से बोल रहा हूं. एंजॉय जानते ना, समझ रहे हैं ना? नहीं. आप अभी क्लियर हो जाइए. अगर आपने कुछ कमाया है, उस कमाए को खर्च करना इज नॉट एंजॉयमेंट. एक दलदल है जो आपने कमाया है, वो एक दलदल है. जितना उसमें धंसे
उतना और धंसते जाएंगे। खाली एंजॉयमेंट नाम का एक नशीली पदार्थ दिया गया आपको ताकि आप इसी दुनिया में रहो। कमाइए खूब, लेकिन ये एंजॉयमेंट, आपको एंजॉयमेंट के बारे में सोचिए, क्या है एंजॉयमेंट? अपने आप को खर्च कर देना। बिकॉज जो बंदा सिगरेट पी रहा है, जो बंदा केक खा रहा है, जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है, क्वेश्चन तो पूछे इसके बाद इससे मुझे मिल क्या रहा है इसके बदले में? उस कुछ सेकंड का एंजॉयमेंट है, इसको बोलते हैं सेंशुअल, क्या बोलते हैं, प्लेजर, शरीर का सुख। इसको कुछ लोग बुरी तरीके से बोलते हैं, लेकिन मिलता तो है सुख। लेकिन क्या आजादी मिल सकती है इस शरीर का सुख लेने से? जिससे क्या इस शरीर से आजादी मिलेगी? जब किसी जेल में आप रहते जाएंगे और जेल में आपको सुख मिलता रहे, तो क्या उस जेल को छोड़ के जाने का मन करेगा? वो तो घर बन जाएगा हमारा। आपने पिक्चर देखनी चाहिए जरूर, आपने देखी है कि नहीं पता नहीं, वो जिसमें वो जेल छोड़ के जाता ही नहीं बुढ़ा, शॉशैंक रिडेम्पशन। उसमें बहुत इंपैक्टिंग चीज थी। एक बंदा 30-40 साल के जेल के बाद वो छूट जाता है एंड ही बिकम्स फ्री। और वो जेल में था तो धीमे धीमे जेल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मिल गई थी, जैसे बुक्स बांटना, हेल्प करना। बहुत ही बूढ़ा आदमी था। जब वो आजाद हुआ, उसने कुछ दिन शायद नौकरी वोकरी करने की कोशिश की इधर उधर। ही वाज सो अलोन, उसके सारे दोस्त जेल में, उसकी जान पहचान जेल में कोई नहीं है ना। पता उसने क्या किया? जब जेल से आजाद हुआ, उसने जाके सुसाइड कर लिया। ही हंग हिमसेल्फ, अपने फ्लैट में खत्म कर दिया। इसके साथ भी यही होने वाला था। हमारा जो शॉशैंक रिडेम्पशन का लास्ट हीरो था मॉर्गन फ्रीमैन के साथ, वो भी जब जेल से छूटा तो वो भी डिसाइड कर रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन तब तक हमारा जो मेन हीरो था, उसकी चिट्ठी मिली उसको। उसने कहा था कि कभी मुझसे मिलने आना। आपको आजादी के बारे में सोचते रहना पड़ेगा। जेल नहीं तो जेल अच्छा लगने लगता है, जहां रहते रहे वो अच्छा लगने लगता है। मैं रुकना चाहता हूं बिकॉज ये जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई रियली डोंट नो आप कैसे लेंगे इसको। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस है, और जो अब तक पढ़ते आए हैं ये सब किताबों से ना, ये सब उल्टा है उसका। और मैं जो पढ़ा चुका हूं, अपने ही बच्चों को खुद ही पढ़ाया है, उसी को सब कुछ खत्म कर दूं। जैसे बहुत मेहनत से ड्राइंग किया, बहुत मेहनत से बनाया, तिनका तिनका जोड़ के तूने नगरी एक बसाई थी, ऐसे नहीं, सब खत्म करना पड़ेगा आज। चलो आजादी के लिए मैं जानबूझ के भूमिका बना रहा हूं, बिकॉज मैं इस लेसन को ये नहीं चाहता कि ये तुरंत आप एक्सेप्ट कर लें। मैं चाहता हूं इसको आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में रखें, इज इट रियली ट्रू, और थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, बहुत जरा सा। ठीक है, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज। फ्रॉम दिस व्यू ऑफ मैन, ये सब इस व्यू से, रीइंकार्नेशन के व्यू से। रीइंकार्नेशन का मतलब क्या है? हर इंसान का एसेंस फ्री है, और उसका काम यह है कि वो अपनी फ्रीडम को जान सके। अगर इस जन्म में वो अपनी फ्रीडम को नहीं जान पाया तो उसको फिर से जन्म मिलता है ताकि वो अपनी फ्रीडम को जान सके। यह है रीइंकार्नेशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनकार्नेशन है। मेरे साथ चाहे रिपीट कर लें कि हर बंदा इस दुनिया में, उसका एसेंस फ्री है। क्या है? हर बंदे का आत्मा फ्री है, और हर बंदा पैदा इसलिए होता है ताकि उस फ्रीडम को जान सके। यही उसका मेन पर्पस होता है लाइफ का, एंजॉय नहीं। और अगर वो फ्री नहीं हो पाता किसी कारण से इस लाइफ में, तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है ताकि वो फ्री हो सके। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन ऑफ इंडियन आर्यंस। इस व्यू में, फ्रॉम दिस व्यू ऑफ मैन, लेटर आर्यन इंडियंस डिराइव्ड फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल्स। अब उसने डिसाइड किया कि जब पैदा हुए और खुद को जानना है तो क्या हम करें, कैसे जिए कि हम खुद को जान सकें। कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत बनाए अपने लिए, दैट वर ऑब्लिगेटरी टू ऑल हिज फेलो कंट्रीमेंस। तो जो ज्ञानी लोग थे, राजा लोग होते थे, और राजा के अपने गुरुज होते थे, स्पिरिचुअल गुरुज होते थे। जैसे राम के स्पिरिचुअल गुरु बताए कौन थे? दशरथ के। अरे मैं कहानियां बताते रहता हूं। योग वशिष्ठ, श्री वशिष्ठ मुनि थे। हर राजा के अपने एक इंटेलिजेंट गुरु होते थे जो उनको गाइड करते थे। तो ये उन्होंने
प्रिंसिपल्स बनाए, सिद्धांत बनाए. क्या क्या बनाया सिद्धांत? विच वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल कंट्रीमैन. सबसे पहला चैरिटी, मतलब दान. डॉक्टर आशीष, किसको दोगे अब दान? कितना पैसा दान दोगे? सर मैं आपकी किताब ले जाऊं दान में? मुश्किल है. आपके कपड़े, जो 20 कपड़े आपने संभाल के रखे हैं फ्रिज में. चैरिटी. इसलिए मैंने कहा हाँ, अलमारी में. फ्रिज में तो हमारा केक रखा हुआ है. नहीं, वो केक को फ्रिज के ऊपर रखा है. सबसे पहला प्रिंसिपल था चैरिटी, दान. दूसरा था अपराइटनेस. ये बड़ा मुश्किल. अपराइटनेस का मतलब है नेकी, अच्छाई. क्या होती है अच्छाई? अच्छे के साथ अच्छाई, बुरे के साथ भी अच्छाई, या बुरे के साथ बुराई अच्छाई होती है? गांधी जी तो बोलते थे एक गाल मारो दूसरे गाल पे मारूंगा, और मोदी तो बोलते छीन लूंगा. कौन सी चीज सही है? सब कंफ्यूजन हो गया, एकदम उलट फिर हो गया है. थर्ड प्रिंसिपल था नॉट टू इंजर एनी लिविंग बीइंग. किसी भी जीवित वस्तु को चोट न पहुंचाएं. और यहां तो पापा मम्मी रोज मारते हैं भले के नाम पे. फोर्थ प्रिंसिपल वॉज ट्रूथफुलनेस. कितना सच बोले. सर सच बोलेंगे तो क्लास में आने नहीं देंगे पापा मम्मी. सच बोलेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? फिफ्थ इज सेल्फ कंट्रोल. खुद के ऊपर संयम रखना. तो एंजॉय कैसे करेंगे आप? और पता है इन लोगों ने, राजाओं ने, गुरुओं ने, दे इवन बीट आउट द रोल ऑफ थंडर. नगाड़े बजाते थे दूर दूर तक कि इसको करो. क्या करो? दम्यत दत्त दयात्वम, मतलब रिस्ट्रेन योर सेल्फ, अपने ऊपर नियंत्रण रखो. गिव आल्म्स, जितना दान हो सके उतना दान दो. हैव कंपैशन, लोगों के साथ प्रेम से, दया से पेश आओ. मैंने कहा ना, इसको बड़ा अच्छा लगेगा. सुन ले, कुछ न कुछ करना शुरू कर दे. अगर लेकिन कुछ करना शुरू कर दिया सुनते ही, तो वो अगेन स्वार्थ ही होता है. दान देंगे तो स्वर्ग मिलेगा, दान देंगे तो मुक्ति मिलेगी, अगर बिना सोचे समझे किया गया था. दान, प्यार, रिस्ट्रेन हैज टू बी योर क्लैरिटी. जैसे आज हमारे लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी क्लैरिटी है. साइकिल चलाते समय नहीं गिरना हमारी बॉडी की क्लैरिटी है. कोई सोचना समझना नहीं होता उसमें कि हम सर बैलेंस कर लें क्या, सर गिरेंगे तो चोट लगेगी सर, इसलिए नहीं गिरते हैं. आप जानते हैं गिरना क्या होता है. ये दान सोचा समझा दान नहीं है, और ये वो दान नहीं है जो मंदिरों में पंडित करते हैं. इट इज समथिंग विच इज सीन लाइक लाइट. इसे रोड दिख जाती है आपको, इसी रोड पे चलना है. इस रोड के नीचे गए तो आपकी गाड़ी खंडहर पे गिर जाएगी. नीचे जैसे ही आपकी गाड़ी गई, टायर खराब, एक्सीडेंट. ये रोड है जिस रोड को आपको चल के चेक करके देखना है. दान देके नहीं, आपको पहले स्टडी करना है दान क्यों ये बोल रहे हैं. अभी तो मैंने कमाया भी नहीं तो मैं दूं क्या? इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप चलिए माँ बाप के पैसा निकाल के किसी को देते रहिए. First, try to understand why these principles have been made. और ये खाली इतना नहीं है, कहानी और आगे बढ़ जाती है. This morality was so universally observed, इतना लोग फॉलो करते थे यूनिवर्सली, that many an Indian prince could claim, बहुत से इंडियन जो प्रिंस राजा लोग होते थे वो क्लेम कर सकते थे, in my kingdom there is no thief. हमारे यहां कोई चोर नहीं है. आजकल तो अजीबो करीब ऐसा पॉलिटिक्स चल रही है. आपने शायद स्टोरीज सुनी है, जैसे विक्रमादित्य की कहानियों में हम लोग देखते थे, कहानियां लिखी भी गई हैं, शायद सच होती हो. मार्केट में जाते थे राजा, रात को घूमते थे देखने के लिए कि कोई गरीब आदमी तो नहीं जिसके घर में भूखा हो तो मैं उसको कुछ दे दूं, खाना पीना खा ले. रात को घूमते थे कि देखने के लिए कोई दुखी और परेशान तो नहीं है. अपने राजा को लोग पसंद तो करते हैं. विक्रमादित्य की कहानी थी ऐसे. इन माई किंगडम देयर इज नो थीफ, नो माइजर, कोई कंजूस नहीं है, सब कोई देता है. नो ड्रंकर्ड, कोई दारू नहीं पीता. नो वन हु वुड नॉट मेक सैक्रिफाइसेस, कोई ऐसा नहीं है जो सैक्रिफाइस, बलिदान न करे किसी और के लिए. नो वन नॉट वर्स्ड विद वेदास,
नो रेक नो हार्लॉट, कोई रेक नहीं है हमारे यहाँ, कोई हार्लत नहीं है। हर कोई वेद पढ़ता है, हर कोई ज्ञान की बातें जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ता है। रेक मतलब होता है अय्याश, एंजॉय करने वाले लोग। और हार्लॉट मतलब होता है वैश्या, हमारे यहाँ वैश्या नहीं कोई। कहीं पर मैं पढ़ रहा था, कहीं डॉक्यूमेंट्री थी, बताते हैं कि अगर वैश्या ना हो आज की सोसाइटी में तो आज की सोसाइटी पागल हो जाएगी। वैश्या इसलिए है, मतलब ये आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट बोलते हैं वैश्या इसलिए होती हैं आजकल सोसाइटी में क्योंकि शादियां हो रही हैं और शादियों में प्यार नहीं होता। जब आपका अपने वाइफ से, अपने परिवार के साथ प्यार नहीं होता तो उस प्यार को आप कहीं और पाने की कोशिश करते हो, तो उससे वैश्यावृत्ति चालू होती है। सच मोरालिटी इज ब्रॉट टू मेच्योरिटी बाय द बिलीफ इन रीबर्थ। इस तरह की स्ट्रिक्ट मोरालिटी तभी मेच्योर हो पाती है जब आप रीबर्थ में आप क्वेश्चन, ये तो कुछ भी करो, आज की लाइफ में क्या है, कुछ भी करो, एंजॉय करके मर जाओ, कल का क्या भरोसा। लेकिन जिस बंदे को ये क्लियर होता है, नहीं, जब मेरी गाड़ी चलेगी ठीक से इस रोड पर, कल भी मुझे कार लेकर आना है यहीं पर। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन गाड़ी चलाई उसके बाद बंद। इस बॉडी को दोबारा इस दुनिया में लेकर आना है, और दोबारा क्यों लाना है, क्योंकि अभी मुझे इस बॉडी से फ्री होना है। तो जब तक ये लोगों ने हजारों साल तक अपनी बॉडी को बचा के रखा है, सन्यासियों ने ध्यान साधना वगैरह करके, तपस्या करके, योग क्यों खोजा गया है, क्यों बॉडी की आयु क्यों बढ़ाई गई है, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। एंजॉय करने से तो बॉडी की उम्र कम होती जाती है। द मोर यू एंजॉय योर ऑर्गन्स दे टायर। आज हमारे पीटर थिल जी पैसा लगाए हैं कि कैसे उम्र बढ़ती जाए, पैसा लगा रखा है किसी कंपनी में, वो ऐसी जीन्स खोज रहे हैं, ऐसी दवाइयां खोज रहे हैं जिसके जरिए उनकी बॉडी बढ़ती जाए, उम्र बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। सच मोरालिटी इज ब्रॉट टू मेच्योरिटी। इस तरह की मोरालिटी मेच्योर होती है बाय द कन्विक्शन, इस विश्वास के साथ, दैट द नेचर ऑफ फ्यूचर एक्सिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय एक्शन इन दिस प्रेजेंट, कि इस जन्म में जो मैंने किया है उसी से डिसाइड होता है हमारा फ्यूचर लाइफ, हमारी फ्यूचर। चोट लगी है आपको तो कुछ किया होगा आपने, जाने अनजाने किया हो। अजीब कहानियां ऐसे आप पूछेंगे ना कि सर क्या हमने पास्ट में किया था, मुझे कुछ तुक नहीं समझ में आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। एक फिल्म आपको शायद मैंने दी है, फिल्म में था, कहानियां है, महाभारत में कहानी है कि वशिष्ठ नहीं, कौन थे आपके, भीष्म पितामह, तीर लग गई तो वो अपने पास्ट लाइफ में देख पाते थे। तुमने कहा मैंने तो बहुत सी पास्ट लाइफ देखी, किसी में भी मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसके जरिए मुझे ये ऐसा तीर लगाया जाए। तो कृष्ण बड़े जब समझदार तरीके से बोलते हैं, तुम और पीछे जाओ, तुमने बच्चे थे तो तुमने किसी कीड़े को सुई चुभोया था। बताओ यार, लिया 100 रुपए देना पड़ रहा है, लाख। वो तो अनजाने में किया था, तो अब जानबूझ के फ्री हो। मैंने कहा ना, इस तरह के पास्ट के बारे में क्वेश्चन मत पूछिए, क्वेश्चन ये पूछिए कि डॉक्टर साहब आज जो आप करेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा। आज अगर मैं किसी के साथ जेल में या कोर्ट कचहरी करूं या किसी को मारूं पीटूं और उससे एंजॉयमेंट हासिल करूं तो उसका क्या रिजल्ट पैदा होता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू एक्सेप्ट एंड डू समथिंग गुड, आई एम जस्ट सेइंग लुक एट द इफेक्ट। आज मैं जब बाइक पर था, जब उसका फोन आया था वो बंदे का, मुझे मालूम पड़ गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फाइट, बिकॉज उसने मुझे परसों मुझसे कहा था कि रुक जाइए डॉक्टर साहब, अभी आप कुछ करिएगा मत। मैंने कहा देखो यार, लेखपाल मिल गया है मुझे, 2 महीने से मैं उसको खोज रहा हूं, तो मैं कम से कम कुछ पिलर्स तो लगवा दूंगा। आज तार भी लगवाना चाहता था मैं वहां पे, तो मैंने उसको कहा अभी रुक जाओ, अभी उसको बंदा आएगा फाइट करने के लिए। आई डोंट लाइक फाइटिंग एट ऑल। जैसे मुझे मिर्च पसंद नहीं है ना, ऐसे मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं लड़ाई? हार जाता हूं इसलिए, क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती। किसके लिए लड़ाई करें? इस दुनिया के लिए, इसी के लिए, ये खून निकलने वाली बॉडी के लिए। अब तो मामला ये है कि कैसे फ्रीडम मिले। 2 मिनट और पढ़ ले। Those who wish to escape from the cycle of rebirth, और जो इस साइकिल से, बार बार जन्म होने वाले साइकिल से आजाद होना चाहते थे, and hence from the world, और इस दुनिया से भी, had to practice self castigation, उनको प्रैक्टिस करना था सेल्फ कैस्टिगेशन। पता है सेल्फ कैस्टिगेशन क्या होता है?
अजीब टाइप के लोग होते हैं, जब इसको लिटरली एक्सेप्ट कर लेते हैं तब वो मिलते हैं जो अपने आप को कोड़े मारते हैं। आपने वो देखी है फिल्म, उसमें एक बंदा था जो अपने आप को कोड़े मारता था, जीसस, हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में मारता था अपने आप को कोड़ा, एक आदमी कुछ गलत कर लिया उसके बाद कोड़ा मार दिया खुद को। और भी बहुत से लोग होते हैं, स्वयं दंड नाम है इसका, पाप कर लो प्रायश्चित कर लो खुद ही। लेकिन ये इतना सिंपल प्रायश्चित नहीं है, ये कोई बैंक का लोन नहीं है कि हमने ले लिया फिर थोड़ा सा ब्याज के साथ लौटा दिया, ये लिटरली नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको सुनिए बस ध्यान से। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसको प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर IESM, इंटेलिजेंस, इमोशन, एंड देन अभी आगे देखिए क्या होता है। सेल्फ कैस्टिगेशन एंड रिनंसिएशन, त्याग, संन्यास, न्यास, रिनंसिएशन का नाम है न्यास, संन्यास तो घर छोड़ देते हैं, इसमें न्यास। सेल्फ कैस्टिगेशन मेंट ग्रेजुअली मॉर्टिफाइंग इंस्टिंक्ट, ये समझ है। सेल्फ कैस्टिगेशन, अपने आप को दंड देने का मतलब ही है कि धीमे धीमे अपने इंस्टिंक्ट को और इंपल्स को मॉर्टिफाई करना। मॉर्टिफाई मतलब मारना। अभी तो ये होता है कि जो हमको पसंद आता है उसको हम और करते हैं, और करते हैं तो और पसंद आता है। रमण महर्षि को जब कोई खाना मिलता था, याद है उनकी माँ ने क्या किया था? माँ ने खाना बनाने के लिए उनको कहा मैं अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। उन्होंने कहा किस लिए ये खाना बनाओगी? सेंसेस के लिए। ध्यान सीखो, ध्यान। अगर इनलाइटन होना है तो मरने से पहले तो अपने स्वाद, अपने सुंदर सुंदर जैकेट, कपड़ों को, अपने इंस्टिंक्ट को मारो धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, समझो इसको। एंड सो एक्वायरिंग ऑल द वर्च्यूज, जिस तरह से जब आपके सेंसेस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरा खाना कैसा है, मेरा कपड़ा कैसा है, मेरा घर बार कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तब आपका माइंड विल बी नॉट डिस्टर्बेबल। यही चीजें तो हमको डिस्टर्ब करती हैं। Then you will find all virtues. It consisted in the voluntary acceptance of privation, such as undertaking penance and fasting. ये समझदार लोगों का था जो सोच समझ के फास्टिंग करते थे, अपने आप को प्राइवेशन देते थे। प्राइवेशन जानते क्या होता है? डिप्रिवेशन इसी से आया है। प्राइवेशन मतलब कठिनाई, सोच समझ के अपने आप को कठिनाई देना। और यहां तो जब नेचर देती है तब भी दिक्कत होती है। In order to weaken the utmost the craving for earthly pleasures, ताकि जब आप अपने आप को कठिनाई देंगे, जैसे मेरे पिताजी हैं, गर्मी हो सर्दी पंखा बंद कर दो, बैठे रहते हैं। और यहां तो आस पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया जब तक एयर कंडीशन नहीं चालू किया तो जिंदगी क्या जी, जनरेटर लगा लगा के एयर कंडीशन चलाते हैं। इन सब चीजों को प्लीज don't take it literally, don't start doing it from tomorrow, understand it and then it becomes the part of life. हाय राम, अच्छा हो मैडम आप बैठी नहीं है। लिख रहा है renunciation was radical means, renunciation एक radical means था, फियरी था, तब खूब पूरे वेग में था। This entailed, इसका मतलब ये था detachment from wife and family, वाइफ से और फैमिली से भी डिटैचमेंट होना, एंड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल पोसेशंस। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने 2 मिनट के लिए हमको छुट्टी दे दी। एक सेंटेंस हमने पढ़ा है, उसका मतलब है रिनंसिएशन वॉज रेडिकल, दिस मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम योर वाइफ एंड फैमिली। बट दिस इज नॉट लिटरल। अगर हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तो हमारी वाइफ हमारे साथ हमारे दिमाग में जाती है। राम जी के साथ सीता चली गई थी वहां, फिर गई, झंझट चालू हुआ, फिर लड़ाई करना पड़ा। हाँ, द एसेटिक्स जो तपस्वी होते थे, ट्रैवर्स्ड द कंट्री एज वॉन्डरिंग मैंडिकेंट्स और लिव्ड एज फॉरेस्ट हर्मिट्स। सोच समझ के उन्होंने अपने आप को जंगल में रखा, तपस्या की। द हाइएस्ट रिनंसिएशन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय द सन्यासीज, जो सबसे हाइएस्ट पॉसिबल रिनंसिएशन हो सकता था उन्होंने उसको प्रैक्टिस करके देखा सन्यासीज ने। He wandered through the land in rags or wearing only a loin cloth. खाली एक लंगोट पहन करके पूरे देश में घूमते थे। अभी मैं जब पढ़ रहा था शुरू में ये नानक की कथा, नानक की बायोग्राफी, तो उसमें नानक के साथ एक और बंदा है जो उनकी हेल्प करता है, मर्दाना नाम है उसका। बेचारा शुरू के 15-20 पेज में 2-2 मिनट पे बेहोश हो जाता है और उसको अपनी बीवी याद आती रहती है।
और यहाँ पर नानक उसको बोलते हैं अरे ये सब इल्यूजन है, इसके चक्कर में मत पड़, सच के बारे में, सच के बारे में, सच के बारे में। फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि भाई मुझे तो अपनी बीवी प्यारी लगती है, मैं उसके साथ ही रहता हूँ। हिज फूड वॉज एक्सीडिंगली फ्रूगल। सन्यासीस का जो भोजन होता था बहुत फ्रूगल होता था, बहुत कम होता था। एंड एट द हाईएस्ट स्टेज, और सबसे जो हाईएस्ट स्टेज के जो सन्यासीस होते थे, द क्ले वेसल फॉर रिसीविंग इट, किस चीज में अपना खाना लेते थे, वॉज हिज बेली और हिज हैंड। वो खाली अपने हाथ को ही बर्तन की तरह रखते थे और कोई बर्तन नहीं रखते थे वो लोग। ही स्पेंड द मैक्सिमम टाइम, क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे ज्यादा टाइम होता था, इट यूज टू गो इन साइलेंस एंड मेडिटेशन, विच कॉज्ड हिम टू रिगार्ड हिज बॉडी एज अ कैरी ऑन। इसकी अपना टाइम मेडिटेशन में गुजारते थे, जिसके जरिए उनका बॉडी उनको एक कैरी ऑन की तरह महसूस होता था। कैरी ऑन मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ चीज। देखा नहीं कैसे रमण महर्षि की बॉडी कैसे बदबू आती थी, बाल एकदम महीनों महीनों तक ऐसे पड़े रहते थे वो। हिज गोल वॉज ब्रह्मन। ये सब किस लिए? क्योंकि उसका गोल केवल, इसलिए दाढ़ियां दिखाते हैं सन्यासियों के। बचपन मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता, दाढ़ी क्यों डालते सन? ऋषि मुनि की दाढ़ियां बड़ी रहती हैं, शेव क्यों नहीं करते लोग? टाइम नहीं होता था इनके पास। बाकी कल अगर आप आएंगे तो